Page number 9.56. 9.56. Page number 9.56. जल्दी कुछ ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब एक कंट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री को अगर बेच रही है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट लगाते हैं ना। एक्सचेंज रेट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ $1 इक्वल टू ₹94। So this exchange rate that is prevailing today in the market, we are not expressing it in form of goods and services. Goods and services की form में express नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर $1 है वो इंडिया में कितने तक के गुड्स खरीद सकता है, ₹94 तक के। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज। ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट क्या था, कहने का मतलब है कि अगर मेरी जेब में जितने भी एक्सपायरी पैसे हैं, मैं यूएस से उन्हीं पैसों से सिर्फ 1 पेयर ऑफ सॉक्स खरीद पा रही हूँ, लेकिन उतने ही पैसों से इंडिया में मे बी आई एम एबल टू परचेज 10 पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है। सो जब इस तरह से एक्सचेंजेस को बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसका रियल एक्सचेंज, ठीक है, REAL, दैट इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन नॉमिनल क्या होता है, जब हम करेंसी को दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर करके एक्सचेंजेस के बारे में बात करते हैं, राइट। तो अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं या जो रियल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिस, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है बच्चों, जहां पे भी डिमांड फॉर फॉरेक्स क्या करती है, इंटरसेक्ट विद द सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है। डिमांड फॉर फॉरेक्स intersects the supply of forex, that is where your equilibrium is achieved। ठीक है, हम 10 में भी ऐसे ही किया था, है ना। यस। तो पहला तो वही बात है, डिमांड अब किन कारणों से होगी ये भी हमने पढ़ा। पूछो फिर डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड का मतलब है कि किन किन कारणों से आपको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, किस वजह से होती है। इन्वेस्टमेंट, यस, पहली चीज तो आपको बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको एसेट्स खरीदने हैं, आपको FDI करनी है, ठीक है ना। वेरी गुड, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी हो गया, कोई रेमिटेंसेस है, एड्स है, मतलब आपका बच्चा, अगर मेरा बच्चा सपोज बाहर पढ़ने के लिए चला जाएगा, तो फिर क्या करूंगी, अभी मैं यहाँ पैसे भेजती हूँ, अगेन आई वांट फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड है उस, ठीक है। So that is also one-sided ना, because it's not going to send you, right? तो unilateral में वो भी आएगा, वो the one very thing that goes to get into, है ना, that means imports। ठीक है। अगर आपको बाहर से कोई भी सामान खरीदना है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पैसे दे रहे हैं उनकी करेंसी में, अपने डिमांड और ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या, मोटा मोटा तो यही होता है, इम्पोर्ट्स होते हैं, इंटरलेटर ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती है, परचेज ऑफ हैबिट्स, लोन्स if you are lending money abroad, yes, or you are making, you are repaying what loans that you taken, ठीक है। अगेन वो कहाँ आएंगे, आपके डिमांड फॉर फॉरेक्स में आएंगे। सप्लाई बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सप्लाई मीन्स ये मतलब क्या रीजन है जिस वजह से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इस तरीके से समझेंगे ताकि, ठीक है। डिमांड का मतलब कि आपको क्यों चाहिए किसी और की करेंसी, यहाँ पे आपके पास किसी और की करेंसी क्यों आ रही है। नंबर वन इज एक्सपोर्ट, क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बाहर के लोग आपसे गुड खरीद रहे हैं और अपनी करेंसी देंगे, और वेरी गुड, बाहर वाले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल एसेट्स परचेज कर रहे हैं, वेरी गुड। और
लोन अगर बाहर अमाउंट से हम ले रहे हैं वैल्यू, या फिर वो हमारा लोन रिपेयर अगेन, यूनिलेटरल ट्रांसफर अगेन, अगर बाहर से गिफ्ट डोनेशन चैरिटी या फिर कहीं के लोग यहाँ पे, जैसे हमारे किसी भी पेरेंट्स आपके बाहर वर्किंग है, अगर वो यहाँ पे अपनी सैलरी कुछ पास देते हैं अगेन, दैट इज ठीक है। तो ये रीजन है जिसमें डिमांड सप्लाई होती है, तो ये बेसिक सा प्लस वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्या रीजन है जिसमें डिमांड हो सकती है, क्या क्या रीजन है जिसमें सप्लाई हो सकती है। ठीक है, राइट। और जब हम भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, द वे दैट इट बेयर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्विलिब्रियम रेट, वेरी गुड। ठीक है, और वहां पे क्वांटिटी तो ऑब्वियसली हम उसमें सप्लाई करते हैं। ये तो पॉइंट क्वेश्चन जो है वो रेट पे आएगा, क्वांटिटी के ऊपर आपको नहीं आएगा, तो मैं वही रीड करा देती हूँ। सो आओ, डिजायर मीन्स डिमांड, क्या क्या है, परचेज दैट मीन्स इंपोर्ट्स, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमने बात करी। इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स, मतलब कि अगर आप से सपोज किसी कंट्री ने यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोली हुई है, ठीक है, या फिर उन्होंने आपके यहाँ पे शेयर स्टॉक्स डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो आप डिविडेंड्स और इंटरेस्ट भी तो पे करोगे ना, उनकी करेंसी में ही पेमेंट जाएगी बेटा जी। तो अगेन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फाइनेंशियल एसेट्स, इफ यू बाय स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, पेन। देन बच्चा ओपन अ फॉरेन बैंक अकाउंट, यस, अगर आपको स्विस बैंक में अगर चाहिए अकाउंट तो ऑब्वियसली उनकी करेंसी में रखवाओगे। वैसे तो यहाँ पे स्विस बैंक थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो गया, उसमें तो आप जो मर्जी रखो, दे नॉट गोइंग टू आस्क, बट अदरवाइज इफ से सपोज यू वांट टू ओपन अ बैंक इन यूएस, ठीक है, यूएस फेडरल बैंक में खोलना है, तो फिर आपको डॉलर्स में रखने पड़ेंगे, वो ऑब्वियसली आईएनआर में ही रखेंगे, ठीक है। सो ये सारे कारण है। अक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, इट कैन बी एनीथिंग, आपको आपने लैंड खरीदा, ठीक है, तब आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, कुछ भी, तो ओनरशिप कैन बी एनीथिंग, कोई भी फाइनेंशियल एसेट तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना, फिजिकल एसेट्स तो होते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। लास्ट, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। सो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा था, मतलब मैंने आइडिया दिया था कि स्पेकुलेशन क्या होता है, हेजिंग क्या होता है। कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है क्या, मतलब कुछ भी आइडिया दे सकता है कि ये दोनों टर्म्स है क्या। हेज का मतलब मैंने बताया था क्या था, अपने आप को रिस्क से बचाना, ठीक है, टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुन लो बाद में, फिर क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, क्योंकि अगर कहीं नहीं मिला, आर्बिट्रेज के ऊपर तो क्वेश्चन है, हेजिंग या स्पेकुलेशन के ऊपर डेफिनेशन अगर किसी ने पूछ ली तो फिर कैसे करोगे, यहाँ से जब मैं बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो हेजिंग क्या होता है, टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है, जो भी हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है दैट विल कम अंडर हेजिंग। हेजिंग मींस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट रिस्क, और इसका एग्जांपल मैं बता चुकी, दैट इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोल दिया कि मेरे को डर है भाई कि डॉलर और ज्यादा अप्रिसिएट हो सकता है आज के टाइम में, तो मैं क्या कर रही हूँ, 3 महीने बाद जो मैंने सामान लेना था ना, उसका रेट मैं आज ही डिटरमाइन कर, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेजिंग। स्पेकुलेशन का मतलब वो है कि जो भी वेरिएशंस आ रही हैं प्राइसेस में, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि बेनिफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटा मोटा स्पेकुलेशन के अंडर हेजिंग आता है। आर्बिट्रेज भी आता है ना, व्हाट इज आर्बिट्रेज, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, नई टर्म अभी आज मैं आपको इस सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो आर्बिट्रेज अगेन क्या है बच्चे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो हमने कल करा था ना, मार्केट मेकर्स है, कौन कौन है, कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है, दो लोग जो मार्केट प्लेयर्स है। आप मेरे से लास्ट क्लास में आएगा, लेक्चर लिंक ले लेना, एक दिन पहले मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है बेटा, अगर मैं ग्रुप में डालना हूँ तो। प्लेलिस्ट भी मैं पूरी एक बार दोबारा से शेयर कर दूंगी अपडेटेड। सो ये जो लोग होते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, या फिर कौन है बच्चे, हमारे ब्रोकरेज हाउसेस है, ब्रोकर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं बच्चा, अब नॉर्मल इनकी एक्टिविटीज तो है ही है, लेकिन इनको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, है कि नहीं है। ब्रोकर्स भी यहाँ पे कोई फ्री में तो नहीं बैठेंगे काम कर रहे हैं ना, ही कमर्शियल बैंक से हमें पता है वो प्रॉफिट मोटिव के नहीं बैठे होते, यस और नो।
है ना। तो बच्चे वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू करंट स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा, इफ यू वांट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब तो मैं उसमें डाइव डीप करूं, अदरवाइज मैं सिंपल बता देती हूँ कि प्रॉफिट कमाने के लिए करें। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इट विल टेक मी 5 मिनट्स थोड़ा सा समझाने के लिए, बता दूं। तो कुछ नहीं है बेटा जी, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होती है मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स तो मैंने आपको बता दिया ना कि 3 महीने बाद मुझे अगर डील करना है, कोई सामान लेना है, तो मैं उसका रेट आज डिसाइड कर सकती हूँ, जो कि जिससे अभी रेट नहीं चल रहा हो, स्पॉट रेट नहीं है। मुझे डर है कि कल को करेंसी वोगली एप्रिसिएट हो जाएगी और कंपैरेटिवली मेरी एप्रिसिएट नहीं हुई ना, सीधी सी बात है, हाँ ये मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से बच्चे दोनों से ट्रांजेक्शन में इंटर कर जाते। ये तो फ्यूचर होगा। अभी मैं बात क्या कर रही हूँ बच्चे कि अपने आप को आपने आर्बिट्रेज में कैसे एंटर करते हैं, वो कहाँ करते हैं, ऑप्शन मार्केट। कहाँ करते हैं, ऑप्शन मार्केट में। अब क्या बात कह लो, यहाँ पे ना जो ऑप्शंस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, सेल ऑप्शन या फिर बाय। ठीक है, सेल करना है आपने ऑप्शन के, बाय करना है ऑप्शन ना, मतलब आपके पास यू डोंट हैव अ चॉइस हियर, you will simultaneously enter into two transactions. You will be buying option from one market and selling an option to one. कहने का मतलब सब। अब मैंने क्या किया, यूएस से मैंने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है $1,000। ठीक है जी, $1,000 की मुझे पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ। आई डोंट नो if the rate is going to appreciate or it's going to depreciate। ठीक है, मेरे को भी पता है कि यूएसडी और महंगे होंगे, कि वॉर के बाद अब ये और ज्यादा बैठ जाएगी कंट्री और इसमें रेट्स को गिरने वाले, मुझे नहीं पता, राइट। तो मुझे डर है, मुझे क्या है, डर है। मैं रिस्क को अवॉइड करना चाहती हूँ। अगर तो मैं बेसिक सा रिस्क अवॉइड करना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर मार्केट में कर सकती हूँ, तो हम हेजिंग कह रहे हैं। लेकिन मैं ना थोड़ी सी रिस्क टेकर, रिस्क लेकर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही रिस्की वेंचर लेती हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेना है। ठीक है, प्रॉफिट तो आना है। तो पावर क्या होगा, मैं एक मार्केट में यूएसडी, क्योंकि मेरे को पे कर देना है इसका, यूएसडी 1000 आफ्टर 3 मंथ्स। तो व्हाट आई विल डू, मेरे को ये बाय करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, नहीं समझ आएगी, क्योंकि कभी लोग मेरे को बोल देना कि हाँ मुझे नहीं, तो अगर एक आधा बच्चे बोल रहे तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकता है, तो इसमें लिटिल टेक्निकल फाइनल का पार्ट। पर क्योंकि मेरे को इसकी बात से बात पूछ रहा है कि आप आगे क्या है, अब मैं जॉब में मुझे टेक्निकल करना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके बीच में नहीं चलना, तो छोड़ देना ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट है। सो बच्चे ये समझो कि मुझे $1,000 आफ्टर 3 मंथ्स आई हैव टू पे, इफ आई हैव टू पे दैट मींस आई वांट टू पे, दिमाग में तो इन सारा मुझे खरीदने पड़ेंगे, खरीदने, अब खरीदने को पड़ेंगे कभी, पर एट द सेम टाइम खरीदने मुझे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है ये मेरे को अभी भी बेनिफिट हो रहा है, मैं क्या करूँ एट द सेम टाइम और बात पता है मैथमेटिक्स इसमें रियल ऐसे रिकवरी आप ले लो या मिलेगी, real physical transactions are not going to happen. It is just we take advantage through price difference. Price difference से हमें advantage मिले, तो यहाँ पे क्या है, एक ही टाइम में you have to enter into two simultaneous transactions. One is buying and the other one is selling. Now we have example, since I have to make a payment of 1,000 USDs after 3 months, and you are able to buy 1,000. Right? So what will I do if I have to buy? तो उसको कवर करने के लिए क्या करूंगी, सेल ट्रांजैक्शन में क्या करूंगी,
सेलिंग ऑफ यूएसडी में 30 ठीक है, मैं कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ना क्या है, आज ऐसा मान लो कि $1000 रियल नहीं, ये क्या सिर्फ प्राइस डिफरेंस तब लोग मैंने इनसे खरीदा और इनको बेचना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक इंटरमीडिएटर जो कि प्राइस डिफरेंस है समझे। तो if I want to tell her more, if I have to pay, I have to tell something. मेरे को से कुछ बाय करनी है। तो मैं क्या कहती हूँ, मेरे को जैसे तो मैंने उसको tell करनी है। तो मेरे पास यूएसडी अगर जैसा वो बाय करनी है, बाय करनी है, तो बाय करनी है, मुझे उसको पे करनी है, जैसा हम करते हैं खाना मुझे करनी है, बाय तो करनी है ना मुझे, ताकि मैं पे कर, तो मैं क्या करता हूँ टेक्निकली बाय करने की ट्रांजेक्शन में फिल्टर कर, और यहाँ मैं देखो सेम रेट में करूंगी, सेम रेट पे नहीं करूंगी, मैं यहाँ एक बाय यूज कर रहा हूँ, बाय से सपोज मैं $1 मैं खरीद रही हूँ, सपोज वही 94 अगर रेट है ना तो मैं 95 ओके बेटा जी, एंड सेल सेलिंग का मैंने जो रेट लगाया है वो लगाया है से सपोज 97 रुपीज पर डॉलर। अब ये जो एक्स्ट्रा दैट आई एम पेइंग आज रेट 94 है, 1 रुपी एक्स्ट्रा दैट आई एम पेइंग पर डॉलर इज समथिंग which we know as प्रीमियम, क्या है प्रीमियम बोलेंगे इसको। देखो भाई यार मैं कोई भी फायदा अगर उठा रही हूँ अपना को कोई प्रॉफिट कमा रही हूँ या उससे बता रही हूँ कुछ भी है, मैं उसको पे करना पड़ेगा, दैट इज नॉट ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सरसाइज दिस वाज टुमारो व्हाट हैपेंस, चलो थोड़ा सा हम आगे में अगर इजी है तो यहाँ से प्रॉफिट तो आपको दिख गया, प्रॉफिट दिख गया, हमने यहाँ से पे करना है, पेइंग दैट आई हैव टू पे, देखो पे करना ही पड़ेगा, तो प्रीमियम बोल ऑप्शन 3 ओके। नाउ व्हाट इफ अगेन there's a doubt now, what if USDs tomorrow तो मैं एप्रिसिएशन के टेंशन में मैंने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन एंटर कर दिया कि भाई ये 95 रुपीज में मैं पे कर दूं, और ये जो डिफरेंस है उसको कैसे कम करूं। ठीक बात है देखिए, अब क्या हुआ बेटा जी, जो ये प्राइस है ये एक्चुअल में ना $1 इज नाउ इक्वल टू रुपीज से सपोज 90, so am I stupid enough to pay this 95 after 3 months that I entered? No. But what is our pay now? न्यू खरीदा मैंने तो टिकट खरीदी, तो टिकट को 1 रुपए की खरीदी जब उतना को मैं नुकसान झेल सकती हूँ, तो हमेशा लॉस है, वो 1 रुपए का लॉस मैंने झेल ली। लेकिन अब ये सिचुएशन है 90 रुपीज में दे सकते हो, वाई विल आई पे 95, मैं लैप्स कर दूं, लैप्स मींस कि मैं छोड़ दूंगी ये ऑप्शन, तो 1 रुपया तो मुझे देना ही पड़ेगा जी वो टिकट खरीद, लेकिन 4 रुपए का फर्दर नुकसान ना हो इसलिए मैंने ऑप्शन को लैप्स कर दिया, दैट मींस आई हैव लेफ्ट दैट ऑप्शन, अगेन आई हैव दिस बेनिफिट ऑफ 4 रुपीज, यस और नो, यस और नो, एंड यहाँ पर मैं सेल कर रही हूँ एक्स्ट्रा में, अब ये बंदा भी हो सकता है ना कि ये भी लैप्स कर दे, यस और नो, तो अगेन there's a win-win situation, यहाँ किसी को लॉस हो रहा है, बेच रहा है उसको भी 1 रुपए का तो बेनिफिट हो ही रहा है, but tomorrow if the rate rises up to say suppose 100 rupees, then obviously I am in benefit, ठीक है, तो मेरा I am at a benefit of rupees 2 now sorry 5, right, clear है, and ये selling में जो मेरे को benefit आ रहा है तो I है, so this process of earning profits through these techniques Nagpur is known as earning, clear है, तो arbitrage is always related to profit, ठीक है, hedging means के रिस्क से अपने आप को गार्ड करना, स्पेकुलेशन मींस वेरिएशन जो हो रही है ना प्राइसेस में उससे हम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वी आर प्लेयर्स, ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल स्पेकुलेशन ओनली ना, आर्बिट्रेज है चाहे हमारा हेजिंग है,
ठीक है, ये स्पेकुलेशन ही तो है ना, चेंज इन प्राइसेस की वजह से हम जो भी बेनिफिट या लॉस को अवर्स कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज योर demand for foreign exchange, this is your supply for foreign exchange, whatever point they strike is your equilibrium. ठीक है, so equilibrium rate of exchange बोलते हैं। आगे कर लो। Now changes in exchange rate, ये तो आप मुझे easily बता सकते हैं। Say suppose the demand for a particular currency, say suppose USD is price, US डॉलर्स की डिमांड कल को बढ़ जाएगी, तो रेट बढ़ जाएगा। Very good. So I say that the demand for a particular currency increases. That means that is appreciation and depreciation. Appreciation. Very good. So this is they've explained कि वो 75 से 70 हो गया या फिर 70 से 72 हो गया, समझ लो। So मैं आपको मोटा मोटा समझा दूंगी, डोंट वरी, because reading is not required. Demand, this is supply. Supply is constant. Why? Because we are talking only about demand. तो सप्लाई उतनी है, पहले डिमांड ये थी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ था वक्त हमारा रेट से सपोज ये 10 है यहाँ से। अब क्योंकि पावर डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो सप्लाई तो उतनी रहेगी। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया बच्चों जी। व्हाट हैज हैपेंड? प्राइसेस राइज हो गए, इक्विलिब्रियम रेट बढ़ गया है 12 पे आ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बच्चा, appreciation of currency of foreign currency if you are talking about USDs. चल राइट, हाँ देखा अदर हैंड उससे उल्टा हो जाए, अगर डिमांड कम हो जाए इस पॉइंट पे आ जाए, so prices will fall, this will be known as depreciation. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया बताइए, हमने बात करी थी that there is a positive relationship. सो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। ठीक है, अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वो हमारे को पता है कि सप्लाई या डिमांड की वजह से, चेंजेस की वजह से होती है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी कंट्री करेंसी डेप्रिसिएट्स व्हेन द वैल्यू फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। यस ऑब्वियसली, दैट मीन्स पहले $1 was मतलब $1 के अगेंस्ट आई वाज पेइंग 90 rupees, टुडे आई एम पेइंग 94, सो दैट मीन्स इंडियन करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड। ठीक है, एंड यूएसडीज हैव एप्रिसिएटेड, राइट? क्लियर है ना जी? सो इसका एग्जांपल ये दिया हुआ, उन्होंने कह रहे हैं कि से सपोज पहले $1 के लिए यू वर पेइंग ₹70 इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड देन लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू वर पेइंग $1 फॉर 75, दैट मींस इंडियन करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड एंड यूएसडीज हैव एप्रिसिएटेड। क्लियर? ये देखो इंडियन रुपी हैज डेप्रिसिएटेड। क्लियर? साइमल्टेनियसली डॉलर हैज एप्रिसिएटेड, यही बात करिए, तो पुट इट मोर क्लियरली, होम करेंसी takes place when there is an increase। ये can I leave this? Do you trust me कि ये लाइन लिखी है, ये बात लिखी है, कि किसी को है कि मैम रीड कराऊं? क्लियर है, समझ आया ना? मेजर क्या बात है कि कंसेप्ट समझ आना चाहिए, और इस कंसेप्ट के ऊपर छोटा सा अगर क्वेश्चन आ जाएगा क्या आप समझ जाएंगे? yes, पक्का? किसी को परेशानी हो रही है? तो फिर इसकी इसकी वो जो हम लिखते नहीं है जी एक्सप्लेनेशन के, अगर डी से D1 हो गया तो जी उसमें क्या है कि सप्लाई तो कांस्टेंट है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और अगर नीचे गया तो वो हो जाएगा, राइट? वो लिखा हुआ है। और ये अब सेकंड केस है, से सपोज डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड इज नॉट चेंज, व्हाट इज द चेंज? देयर इज अ चेंज इन सप्लाई। Earlier, my supply was here at this point. So the equilibrium rate was 10. Here. Now, since supply has increased, rightward shift है ना, rightward ऐसे समझते हैं, ठीक है? So rightward shift है ना जी? So rightward shift in the supply curve, that means supply ज्यादा होगी, और हमें पता है अगर सप्लाई ज्यादा होती है रेट गिर जाता है, बिल्कुल नेगेटिव रिलेशनशिप है, लास्ट क्लास में हमने बात की। तो क्या हो जाएगा बच्चों की, रेट गिर जाएगा और रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना? सो इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट ये लिखा हुआ है, और ऊपर हाँ इसी के बारे में आगे क्लियर है, चल सकती हूँ जी। नाउ डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। सो डीवैल्यूएशन किस वजह से होती है जी? गवर्नमेंट जब इंटेंशनली अपनी होम करेंसी की वैल्यू को कम कर दे, यस दैट मींस
कि पहले अगर $1 के अगेंस्ट वी वर पेइंग ₹90, नाउ द गवर्नमेंट सेज नो वी आर गोइंग टू पे 95 in exchange of $1. That is revaluation. Revaluation क्या हो जाएगी? Earlier for $1 we were paying 90. Now today government says no, we will only pay ₹85. That is revaluation. Very good. Depreciation is because of demand and supply that we've just seen. ठीक है, appreciation is again because of demand and supply, right? तो appreciation कब हो जाएगी? जब हम कम रुपए दे रहे हैं in exchange of a single dollar. And depreciation कब होती है? When we are paying more in respect या in exchange of $1. Clear है? ठीक है? So what will be the impact of these things? Depreciation and devaluation we've learned will have the same impact. Likewise, वही revaluation and devaluation will have the same consequence of the impact. But what impacts other than import and export? ठीक है, एक तो वो तो सिंपल बेसिक +2 वाला तो हमारा देखो जी है ही है कि अगर डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन हुई तो एक्सपोर्ट्स फॉरेन हमारे एक्सपोर्ट्स टू फॉरेन करेंसी कंट्री विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू डिक्रीज. दैट वी नो वन. यस. एंड इन केस ऑफ एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन उल्टा आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. और बोलो रेपुटेशन. नहीं, रेपुटेशन यहाँ पे इतना नहीं लेंगे हम. और बोलो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. फाइनेंशियल इकोनॉमिकल गलत भी हाँ बिल्कुल. नहीं, अगर हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो बेटा मेरे को ज्यादा पैसे बाहर देने पड़ेंगे. लेकिन हाँ, तो हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे. अगर डेप्रिसिएट होगा तो बाहर से पैसे आएंगे. यस, इन्वेस्टमेंट्स. आ जाओ. पहला पॉइंट तो यही लिखा है जी कि फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत फर्क पड़ता है. उसके बाद रिलेटिव प्राइसेस ऑफ होममेड गुड्स वो बोला तो आपका ये आ गया जी. डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे और डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे. अगले में आऊंगी मैं जी. ठीक है. Exchange rate changes after economic activity in the domestic currency. Depreciation primarily increases foreign goods relative to the goods produced in the home current country. Obviously कुछ होता ना, अगर depreciation होगी domestic currency की तो बच्चों उससे क्या होगा? फॉरेन गुड्स जो है वो कंपैरेटिवली महंगे हो जाएंगे और हमारी कंट्री में हम क्या ज्यादा यूज करेंगे? डोमेस्टिक गुड्स. ठीक है, ये भी तो इम्पैक्ट ही है ना जी. यस और नो. बस पहले हम कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा पवन? बाहर वालों के सामान हम नहीं खरीदेंगे, यूज ही नहीं होएगा ना. ज्यादा किस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी हमारी कंट्री में? डोमेस्टिक गुड्स की. पहला पॉइंट समझ आया? ठीक है. सो दिस विल ऑब्वियसली एक्सपैंड आवर आउटपुट जो कंट्री में ही चल रहा है. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन हाउएवर लार्जली डिपेंड्स अपॉन वेदर द स्विचिंग ऑफ द डिमांड हैज टेकन इन द राइट प्लेस इन द राइट डायरेक्शन. कह रहे कभी कभार क्या होता है कि हम जो है हमारा नहीं करें. तो अगर ऐसा कुछ है कि हम बाहर की डिमांड को कम नहीं कर सकते, ताकि इम्पोर्ट में करनी पड़े, तो हम वर्तनी करना होगा कहाँ बदलना ही. जैसे आप यूनिट में पैसे तो ऑयल का लाइट छोड़ना और सीएनजी आल्सो लाइट. इवन देन वी आर गोइंग टू व्हाट वी डू फॉर दैट इम्पोर्ट. राइट. अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इनको ये चाहिए चाहिए. तो बच्चा ठीक क्या होगा कि उससे जो आम जनता है, जो लोग इसके कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए कॉस्ट बढ़ गई है. कॉस्ट बढ़ गई है वेरी. तो इस तरह के इन्फ्लेशन को, जो इस कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से आता है, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, जो किस वजह से होता है? राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स की वजह से. क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट. ये देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ पॉइंट, ये इसी को एक्सप्लेन कर दिया मैंने. ठीक है, ये समझ आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो परचेज प्राइस है आप लोगों का इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन.
दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। कह रहे हैं कि अगर एक और इम्पैक्ट देखो कि अगर किसी एक कंट्री जैसे इंडिया है जिस जो कि लेबर इंटेंसिव है, हम्म, उसकी कंट्री की करेंसी क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी, जो कि हमारी कंट्री एम करती है कि डिवैल्यू या डेप्रिसिएट होती रहे। उससे क्या इम्पैक्ट होगा, बढ़िया इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट से भी क्या होगा जी, अब लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारी, तो लोग आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट के साथ अन्वी क्या होगा बेटा जी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, राइट? एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकम भी बढ़ेगी। दैट इज समथिंग विच इज रिटन हियर इन पॉइंट नंबर 4। क्लियर है? 4 5 भी समझ आया ना बच्चे जी? नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ। नाउ व्हाट इज मीन्स मीनिंग ऑफ फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बीओपी सिचुएशन पे भी जी, हाँ या नहीं? तो कह रहे हैं फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इज अफेक्टेड। व्हाई? बिकॉज हमारा बीओपी अकाउंट बैलेंस जो वो इम्पैक्ट होगा। अगर तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो क्या होगा, डेफिसिट होता है ना? अब महंगी हो जाएगी अगर इंपोर्ट्स, तो उससे डेफिसिट होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो, नो वी रादर वांट सरप्लस या बैलेंस तो हो ही हो। ठीक है, अब कोई भी आपको पता होगा डेफिसिट या फिर सरप्लस होता है, उसके अंदर बैलेंस कहाँ से आता है? उसमें हम हमेशा कहते थे दैट बीओपी शुड ऑलवेज स्टैंड, दैट मींस डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट्स। ठीक है, व्हाट इफ द क्रेडिट्स और द डेबिट्स आर मोर, दे आर नॉट इक्वल, व्हिच इज यूजुअली द सिचुएशन, हाउ विल वी बैलेंस accommodating transaction? Yes, now what are accommodating transactions? गवर्नमेंट करती है, तो याद करो, मैं दोबारा से कहानी मेरी बता रही हूँ। बीओपी में जब भी डेबिट ज्यादा हो या क्रेडिट ज्यादा, डेबिट ज्यादा नहीं डेफिसिट है, क्रेडिट ज्यादा नहीं सर, क्योंकि नाम क्या है इसका, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बीओपी, तो इट मस्ट ऑलवेज टैली, इट मस्ट ऑलवेज टैली, या फिर इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस इफ ईदर ऑफ द साइड्स आर ग्रेटर। मतलब कहने का डेफिसिट ज्यादा होता है ना, सरप्लस कम होता है, समझे कैसे होता है? हम कहते हैं ना, किसी तरह से आगे भी होता है, हाँ ये नहीं, है ना? क्रेडिट पे कर देती थी तब तो दोनों इक्वल हो पाते थे, डेबिट जाते हैं सरकार होती थी सबसे पैसे कहाँ है, क्रेडिट भी तो इक्वल हो जाता है, तो ये नहीं लगा, ये भी नहीं करते, दूसरे केस का छोटा है, मतलब कहेगा रिलेटिव ज्यादा है, रिलेटिव ज्यादा है, काटे की भी मेरी निकालो, तो क्या करेगी, रिलेटिव निकालने को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकाल दोबारा को डेबिट की इक्वल हो जाएगी। तो वो फिजिकल इन्फॉर्मेशन या फिजिकल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट विल आल्सो बी इम्पैक्टेड, राइट? दिस इज व्हाट फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ दैट मींस कि आपका जो भी डेबिट क्रेडिट है एंड गवर्नमेंट पॉलिसी विल डिपेंड अपॉन योर नेक्स्ट। Companies that are borrowed in the foreign exchange to external commercial borrowings have been careless and not sufficiently hedged those loans against these risks. तो अब hedging का मतलब मैं बता रही हूँ। कह रहे हैं से सपोज ऐसी कंपनियों ने बस hedge नहीं कर रहे थे, मतलब रेट नहीं फाइंड कर रहा यार, वो 25 30 साल 50 साल 100 साल करते रहते हैं ना, अगर रीपे करने हैं एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, और इतने बड़े बड़े अमाउंट के रीपे, तो क्या होगा, कह रहे हैं कंपनी को रेट ना फाइनल क्या है, आपको रेट ब्याज पेपर प्रिंसिपल नहीं होता, मतलब रेट क्या अगेन तो इसमें क्या है, आप रेट भी हेज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि इतना परसेंट मैं पे करूंगा, इररिस्पेक्टिव इतना रेट मार्केट में नहीं पे करूंगी मैं। वेरिएबल भी होता है, मतलब लिबर या लाइबर या माइबर भी बोलते हैं उसका, लंदन एक्सचेंज रेट या फिर मुंबई का एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। सो वो सारी चीजें भी फिक्स, अगर आपने नहीं की, अपने आपको आपने हेज नहीं किया तो क्या होगा, अगेन फ्लक्चुएशन से मेरी कंट्री के इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देयर दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग कि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमें अब ज्यादा रीपे करना पड़ेगा ना, अगर हम डेप्रिसिएट हो गए, वो एप्रिसिएट हो गए तो
right? So depreciated domestic currency will also increase the debt burden and lower profits and impact on the BOP again. Yes or no? So लोग क्या ऐसी हमारी ऐसी कंट्री में फिर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, नुकसान होंगे तो वो जो कैपिटल इनफ्लो है वो भी बाहर चल रहा है। बातें समझ आ रही है ना? Countries with foreign currency denominated government debts, currency depreciation will increase the debt burden and cause strain to the exchequer for repaying and servicing foreign debt. Fortunately, India has a small proportion. तो कुछ नहीं कह रहे अगर से सपोज गवर्नमेंट से भी डिनोमिनेट मतलब गवर्नमेंट के भी डेट्स हैं, गवर्नमेंट ने भी अगर रीपे करना तो उसका भी तो इम्पैक्ट सेम ही होगा ना। जरूरी थोड़ी ना हम जैसे बोले कमर्शियल एक्सटर्नल बोरिंग्स की बात है, सरकार ने तो ये बहुत अच्छा है कि इंडिया हमारे सिस्टम में बाहर से नहीं हमारा डेट गवर्नमेंट तो हाँ Next, exchange rate fluctuations make financial forecasting more difficult for firms and larger amounts will have to be marked against ensuring these exchange rates. तो financial कह रहे exchange rate fluctuation अगर बहुत ज्यादा हो रही है, रेट ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या रेट होने वाला है? अरे कभी बहुत गिर रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं कर पाएंगे बेटा जी, नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे ढंग से। यस, सो उससे क्या होगा कि क्या आप हेज कर पाएंगे? अगेन नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि वो फिर अगर मुझे पता है कि यार बहुत ज्यादा ही रेट अभी वो 90 ना होके लगता है जी, वो गिर ही कह लो कि 85 पे है, ठीक है, या वो बढ़ ही सीधा 150 पे है, तो जो लॉस है मैंने आपको कवर भी नहीं किया हुआ, मेरी बार लिमिट तो ये थी ना बस 95 से 75, ठीक है। अब प्राइस ही 150 हो जाएगा, मुझे तो सेल करना है ना 97, वॉट भी लगेगी ओनली 97 इफ आई एक्सरसाइज ऑफ। अगर लैप्स करके मुझे तो कोई बात नहीं, सारे के लिए नहीं है, पर उसमें कोई ना देखी छोटी होता है दूसरे इंसान को देखो फॉर आल्सो काउंट बाय, ठीक है ना। तो वो बात मेरी से ये नहीं मेरी बेनिफिट की अब 150 हो जाता, पांच का ज्यादा है, मेरे एक्सट्रीम कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो अगर उससे तो प्रेडिक्शन भी आती है और आप अपने को रेट नहीं कर सकते या आगे भी इसका भी बेनिफिट नहीं है। क्लियर है? Growth of investments across international boundaries, exchange rates have assumed significantly। वो जो भी चलो ये तो this I have explained foreign assets अगर आप खरीदते हैं इससे क्या होगा बेटा जी, या फिर फॉरेन डेट्स बाहर से लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है बाहर वालों को, हाँ या नहीं? अब अगर आपको पैसा बाहर देना है, आपकी करेंसी डेप्रिसिएटेड है, यू विल हैव टू पे मोर अगेन। यस, तो ये बात हो रही है। So single most important factor is the impact of investment. They are critical in business volumes, profit forecast and सब चीजों से मतलब क्या होगा, रेडिकल इम्पैक्ट मतलब प्रॉब्लम रहेगी ना। अब बाहर वाले तो पैसा चलो इनफ्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी करेंसी की वैल्यू ही बार बार डेप्रिसिएट हो रही है, इवन दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड साइन। इट हैज टू लिसन, हमारी कंट्री जो है वो डीवैल्यू करती है या फिर डेप्रिसिएट होती है, बट आउट ऑफ एक रेट डिफाइन है चीज परसेंट की। तो देखिए अगर कभी 3 के बाद एकदम सीरियसली क्या कोई बाहर का लोग हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसको पता है वैसे तो हमें क्या करा लंच मैनेज को भी मैनेज, तो हम तो ज्यादा इंस्टेबिलिटी आनी है। यस, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इनडिसाइसिव हो जाते हैं, क्यों इनडिसाइसिव मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या हमारे को यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे, राइट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, देखो जी, एक तो एफडीआई होगी, वो ज्यादा एफडीआई क्या आप इन्वेस्टमेंट करके फॉरेन एंड कंट्रोल आते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो की क्या, शेयर, ओनली शेयर खरीद रही हूँ, ठीक है। अरे बास्केट पोर्टफोलियो मतलब मैं जाता हूँ तो से सपोज वो जाएगा बास्केट, ठीक है। And in that basket, you're not just putting a single share. विप्रो की मैं शेयर में नहीं हूँ, मैं कुछ कह लो कि उसके भी लेके चल रही हूँ, गूगल के, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में शेयर के साथ में डिबेंचर्स भी लेके चल रही हूँ, कुछ डेट वो कह लो कि अपना सॉरी, हाँ जी, बॉन्ड्स भी है मेरे पास, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो उस बास्केट में ना मैं बहुत कुछ लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं उनमें से किसी में भी ओनर नहीं। 10% से कम की इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर मेरी,
ठीक है, तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तो बच्चे क्या इम्पैक्ट होगा ना उसका? यस, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पर एट द सेम टाइम रिटर्न भी मुझे फिर कंपैरेटिवली महंगा ही आएगा। हायर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स दैट आई विल गेट। क्या है? सो अब ये लास्ट बात क्या लिखी हुई है, कह रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया और रशिया के बीच में जो था, उसको फिजिकल डेफिसिट तो समझते हैं ना, क्या था? इक्वल टू बोरोइंग्स, याद है? +2 में आ जाओ। वो क्या आता था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो वो बोले डेट के डेफिसिट के बारे में, डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया के बीच में जो फिजिकल डेफिसिट चल रहा था, कह रहे हैं इनको हमने क्या करा, डिसाइड किया कि इसको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। कैसे? अपनी खुद की करेंसी में पेमेंट करेंगे। मतलब इंडिया अगर रशिया की करेंसी में इंडियन रुपीज में उसको पेमेंट करेगा और वो ले लेगा। और ऐसे ही रख या अगर वैसे तो उसकी तरफ से नहीं है तो पेमेंट हम लोगों ने ही करनी, क्यों? क्योंकि ऑल ईयर ये यूज में आपको है कि देयर इज अ लॉन्ग ड्रॉन ट्रीटी ऑफ योर फॉर 100 ऑफ ईयर। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड हैंड ये अपने आर्म्स एंड एमिनेशन डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चा उसके लिए अगर मैक्सिमम तो मैंने आपको बताया ना बार्टर चल, राइट, हो सकता है ना कि कुछ कहीं पे पेमेंट्स और करनी हो सरकार ने, तो जो भी पेमेंट्स थी उन्होंने कहा गया कि इंडिया जो है अपनी खुद की करेंसी आईएनआर में आपको पे करेगा, और वो कहते हैं ओके आप दे दो खुद। तो उससे बेटर हो गया ना, अब हमारे को ज्यादा पैसे नहीं देने, हमें पता है कि हाँ इतना मेरा मूल्य है, मैंने या प्याज के साथ इतना दे, राइट। ठीक है जी, गुड। एप्रिसिएशन का ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, यस और नो? एप्रिसिएशन क्या होगा बच्चे के? एक्सपोर्ट्स जो है वो घट जाएंगे, हाँ या नहीं? एंड इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एप्रिसिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, अगर सपोज एप्रिसिएशन जो है रिसेशनरी फेज को बढ़ा देगी और ज्यादा, खुद सोचो ना, अगर कंट्री की करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, अब हमारे पास और ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे हैं, तो मंदा ही आएगा ना मार्केट में, और वो भी बात करें। ठीक है, रिसेशन मीन्स मंदा, ठंडी हो गई है मार्केट। और बच्चे फिर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा, लोअर प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब बाहर से इंपोर्ट नवजोत सस्ती हो रही हैं, हमारे यहाँ पे और प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और ज्यादा फिजिकल डेफिसिट से बढ़ जाएंगे, बाहर वालों को और पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस, डोमेस्टिक कंट्री भी ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगी और इनोवेशंस भी नहीं आ पाएंगे, राइट। Increasing imports and declining exports are liable to cause obviously larger deficits। ये हमने बात कर ली, मैंने ऊपर के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। लॉस ऑफ competitiveness, अगर कंट्री एप्रिसिएशन जो है बच्चे वो क्या होगा? लॉस ऑफ competitiveness क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे गुड्स जो है महंगे हैं, बाहर के गुड्स सस्ते हैं। एक तो हमारे लोग भी बाहर के गुड्स खरीदने और खाने लग जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स भी कोलैप्स होने लग जाएंगी, हमारी जो वो है लोग अनएम्प्लॉयड होने लग जाएंगे, और बाहर हम अपना कुछ बेच नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बहुत महंगा है, तो क्यों कुछ खरीदेगा? तो यार है, समझ आ गई? ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट्स के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए सारे। ठीक है, अब मैं छोटा सा टेबल आपको कल बनवा के, क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट लो और देखो, मैं फटाफट नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स मैंने दिए हुए वो मैं नीचे से लेके आ रही हूँ। जल्दी से देखो, तब तक क्वेश्चन पीछे की प्रैक्टिस करो। आपको बांट रही हूँ।
Any doubt? नो, 15 खोलेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स एवरीवन, करें स्टार्ट। बहुत इजी चैप्टर है, 5-7 मिनट में ही मेजर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे, जैसे हमने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स किए थे ना इंटरनेशनल ट्रेड के, वैसे ही करके हम ये पूरा चैप्टर भी आगे का पॉइंट्स में कवर कर लेंगे। वाई? बिकॉज इट इज वेरी बेसिक एंड जेनरिक। ठीक है, जो मेजर है वो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है टाइम की। आ जाओ। सो बच्चे, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, दैट मीन्स कैपिटल जो है दो फॉर्म में हो सकती है, एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज। नंबर वन इज एफडीआई, नंबर टू इज एफपीआई। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एफपीआई इज, जो आप पढ़ते थे एफआईआई इसकी थ्रू होती थी, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी किसी भी कंपनी में मैं 10% से ज्यादा की मालिक बन जाऊँ, ठीक है, जब भी किसी भी कंपनी के अंदर मैं 10% से ज्यादा की मालिक बन जाती हूँ, शेयर्स खरीद लेती हूँ, तो मैं वहां की ओनरशिप राइट्स होती है बच्चे मेरे पास। अब खुद सोचो, कोई एक कंपनी है जो कि 100 करोड़ की है, 100 करोड़ है, उसमें बच्चे मेरे जो है 10 करोड़ लगे हुए हैं, तो मेरे कुछ ना कुछ से तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर 10% या उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा ही समझेंगे, मोर देन 10% लिखा है, तो दैट मीन्स 10 करोड़ एंड सम लैक्स, और 11 करोड़, मोटा मोटा ले लेते हैं। तो इफ मोर देन 10% है बेटा चीज, सो उसको हम क्या कहेंगे? एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो दिस विल गिव यू सम ओनरशिप एज वेल एज कंट्रोल इन दैट कंपनी। ओके, हाँ या नहीं? सो यहाँ पे ऑब्वियसली वोटिंग राइट्स रहेंगी, प्रॉफिट्स भी रहेंगे, लेकिन क्या आपको सिर्फ प्राइस डिफरेंस से मजा आएगा, कि आपको लगेगा कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी शुड इंक्रीज? वैल्यूएशन ना देखो, ओनर हो यार। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं शेयर यहां से खरीद के महंगे में बेच दूं निकलूं ना, ऐसा नहीं है मेरी सोच। मेरे को हर तरह के उसमें बेनिफिट्स चाहिए, राइट? सो दैट इज एफडीआई। एफडीएमआई, यू विल गेट ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, क्यों? मैं अभी करके इन्वेस्टमेंट्स आके किसी और को बेच नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज लेस देन 10%। ओके, विच इज लेस देन 10%। सो एनीथिंग जहां पे भी हमने 110% से कम की इन्वेस्टमेंट करी, दैट विल बी काउंटेड एज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो दिस विल नॉट गिव मी ownership, it will not even give me any sort of control in that current company. हाँ, इसमें मेरी नियत क्या है कि मैं आज सस्ते में खरीद के कल को महंगे में बेच। हाँ, तो ये जो सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने वाली बात होती है, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, क्यों कैपिटल एप्रिसिएशन? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना गेन या लॉस, जो हम बोलते हैं ना, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे, गेन या लॉस किस तरह के, इसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी एसेट्स होते हैं ना बच्चे, फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, जब आप उसको खरीद के आगे बेचते हैं महंगे पे, तो उसको हम कैपिटल गेन्स में लेके जाते हैं।
ठीक है. सो कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि वैल्यू हैज एप्रिसिएटेड, राइट. सो वट एवर यू आर गेनिंग दैट एप्रिसिएशन विल ऑब्वियसली बी गिविंग यू समथिंग. ठीक है, तो वो बेनिफिट है इन कैश करके डिफरेंस जो मैंने खरीदा था जितना बेच कैपिटल एप्रिसिएशन यूज. वही नियत रहेगी ना मेरी एज एन इन्वेस्टर. दूसरी चीज क्या मुझे डिविडेंड चाहिए. रिटर्न से इसका साइकिल यस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स वो भी मुझे कहाँ मिलेंगे बच्चा जी. करंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. ओके. रिटर्न इसी तरीके के होंगे. एक तो जो मैंने पैसे लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब अगर वो बॉन्ड्स में तो इंटरेस्ट मिलेगा ना. लेकिन अगर वो ही पैसे शेयर्स में है तो मुझे क्या मिलेगा. डिविडेंड्स मिलेंगे. डिविडेंड समझ ना. प्रॉफिट जो कि शेयर्स में डिक्लेयर किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं. क्या रहे बातें दो मेजर. अब बच्चे जो इन्वेस्टमेंट्स है ना एफडीआई की दैट कैन आल्सो बी फॉर द टू टाइप्स. मतलब मैं भी मोटी मोटी चीजें जो क्वेश्चन में बात करते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं. So there are basically of two types. Number one is brownfield and the other one is green. Brownfield and then greenfield. अब आपको लर्न कैसे करना है मैं उसको समझाती हूँ. कंसेप्शन में बताऊंगी बट कंफ्यूजन कभी और आपको स्टार्टिंग में से पैटर्न से एग्जांपल देती हूँ तो याद भी देती हूँ. आपको ऐसे याद रखना. जब आप बिल्कुल स्क्रैच से काम शुरू करें. स्क्रैच मीन्स के हाँ बिल्कुल जीरो की कोई आपके फ्रेंचाइजिंग है नाम नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. नई बाहर से कोई कंपनी आई पहली बार वो बिजनेस इंडिया में सेटअप. ठीक है उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे. मैं कैसे लोग कराती हूँ कि आप सोचो कि आप कोई जगह है आपकी कोई खेती है उसको आप साफ कर दो. तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. आप इस खाली प्लॉट मिट्टी का नहीं है इसके ऊपर आप सीधा बिजनेस खड़ा कर देंगे और बिल्डिंग बिल्डिंग मिलेगा ना. इमारत नहीं बनेगी. क्या है खेत है तो उसको पहले साफ करो ना. तो you will start from the scratch. This is how you can picturize in your head so that you know. What is brown field? That means ऐसा मानो कि आपको जमीन बनी हुई मिली. मिट्टी सीमेंट बना. So not starting from the scratch. There has been some other way कि कोई भी हो सकती है बाकी फ्रेंचाइजी यहाँ हो गई है. कोई कंपनी यहाँ चल रही थी 12 कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया. कोई सिनर्जिक बेनिफिट्स हो गए जॉइंट वेंचर्स आ गए. So this is brown field in this. ठीक है पिक्चराइज कर लेंगे दिमाग में क्या रहेगा. ग्रीन फील्ड मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ब्राउन मींस जो पहले से कुछ ना कुछ सेटअप. ओके है चैप्टर से स्टार्ट कर. ओके इसमें यही बातें हैं. जिसकी बुक में नहीं लिखा हुआ प्लीज लिख लो क्योंकि मेरे नोट्स में तो प्रिंटेड होगा. ये फटाफट लिख लो. I have written down FDI में ownership and control you will get. It is a long term investment more than 10%. यहाँ पे not done to acquire ownership and control. That means cross है ये दोनों चीजें. ना ownership मिलेगी ना control मिलेगा. Less than 10% है. Short term investments रहेंगी. Speculation रहेगी ना. Obviously speculation means prices change की वजह से benefit ले रही हूँ. Yes. And to earn interest and capital gains. Clear है? ये S होगा S. ये N सा लग रहा है ना इसको S कर लेना. जल्दी कर लो. डन. पूर्वी लिख लिया बेटा. देखो. There will be a test of chapter, not just chapter number 1, but even chapter number 2 on Monday. 1 and 2 दोनों का ले रही हूँ मैं. ठीक है Monday.
ओके, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 इज सो स्मॉल, बहुत छोटा सा है, ठीक है। अनवी, कर सकते हो, ट्राई कर लेना जितना हुआ, है ना, तो उसके बेसिस पे, बट जो भी चैप्टर करोगे फिर वो 100% करो अच्छे से, क्लियर। नोट्स भी नहीं मिले ना आपको चैप्टर 1 2 वो भी दे दूंगी। अब एक बार पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में विल गिव यू द प्रिंट आउट्स। सो ओके गाइस, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एक मिनट, मेरे पास इसका चार्ट भी है, वेट। नहीं, चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं, लाओ। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल बच्चे, फॉरेन एड और असिस्टेंस। देखो अब क्या है, कह रहे कि कैपिटल जो है, पैसा या इन्फ्लोज कंट्री में किस तरीके से आ सकते हैं कि बाहर की सरकार ने कोई हेल्प करी है, ठीक है, फॉरेन एड या फिर असिस्टेंस, मतलब कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प आई है, ठीक है। तो नंबर 1, इट कैन बी बायलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स। बायलेटरल मीन्स हमारी गवर्नमेंट उनको करती है, हम उनको करते हैं, ठीक है। हम किसी ने अब यहां से करे और उन्होंने भी किए, तो दैट इज बायलेटरल, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट्स मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विद रशियन गवर्नमेंट, एग्जाम्पल। मल्टीलेटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स हु पूल फंड्स विद इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, जैसे कि अभी पाकिस्तान ने लोन लिया था, यस और नो। So that is another example of foreign aid or assistance. Clear? कि सारे लोग अपना आईएमएफ के पास पैसा जमा करते हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ जमा करते हैं, और फिर बच्चे जिसको जरूरत हो वो वहां से पैसा ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज टाइड विद स्ट्रिक्ट मैंडेट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी, और अनटाइड एड वेयर देयर इज नो सच स्टिपुलेशन। सो टाइड एड मीन्स कि ऐसा बोला गया कि ये पैसा जो हम आपको दे रहे हैं ना, इसको इसी कारण से या इसी मकसद से आप इन्वेस्ट, मतलब कहीं लगाएंगे। अगर आप 100 वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं, ये वर्किंग कंडीशंस हो, इस तरह की इन्वायरमेंट हो, अनवी क्या एसी हो, प्लांट मकान हो, इको फ्रेंडली हो, तो फिर वो टाइट हो जाएगी। अनटाइट मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसा दे रही है, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारे को किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Last is foreign grants, which are voluntary transfer of resources by the government institution, agencies और organization. So foreign transfers यहाँ पे क्या है, अपनी मर्जी से बाहर वालों ने तुम्हारे को, मतलब कह लो कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है, ये सोचा क्या है इसको जरूरत है, जैसे कि इंडिया जो है उससे बहुत सारा, कह लो कि अभी कौन सी कंट्री थी यार, टर्की वगैरह में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी थी वॉलंटरली, यस, पैसा भी दिया, या फिर जब बहुत साल पुरानी बात है, नेपाल में जब बहुत बड़ा कोई अर्थक्वेक आया था, तब भी इंडिया ने बहुत ज्यादा वॉलंटरी एड्स, असिस्टेंस, डोनेशंस दिए थे। सो कह रहे हैं वो तुम्हारी अपनी मर्जी, इस तरीके से आप पैसा जो है बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड इज बोरोइंग्स। अब दूसरी चीज क्या, क्या बोरो भी कर सकते हैं, है ना। ऊपर तो हमने बात क्या करी, असिस्टेंसेस की, हेल्प्स की। अब क्या है, बोरो करना। अब बोरो करोगे तो उसके ऊपर लोन भी तो दोगे, हाँ या नहीं। सो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, अब वो नाम इसको असिस्टेंस की जगह लोन दे देंगे सरकार, ठीक है। सरकार ने दूसरी सरकार से अगर लोन लिया, लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, एडीबी, एडीबी इज अमेरिकन डेवलपमेंटल बैंक, आई थिंक, शायद एडीबी, राइट। सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन्स क्या होते हैं, जिसमें आपको ज्यादा मैंडेशंस या फिर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और कह लो कि जो रेट ऑफ लोन है वो भी सब्सिडाइज्ड है, कंपैरेटिवली कम है, सस्ता है। इंटरेस्ट रेट वैसे मार्केट में बच्चे 12% है, लेकिन अब आपको चार्ज क्या किया जा रहा है, लेस देन 12%, दैट इज अ सॉफ्ट लोन। So soft loans from affiliates like World Bank or such as IDA. Then external commercial borrowings. External commercial borrowing समझते हैं क्या होता है, कि जब अपना बिजनेस चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम बाहर से पैसा उठा लोन ले, तो हम जैसे लोग भी तो ले सकते हैं ना बाहर से लोन, हाँ ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, ये तो वही हो गया क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ या नहीं। लोन अगर, मतलब कहने का एडवांस पेमेंट करनी थी या कुछ भी पेमेंट करनी है, तो मैंने अपने बैंक को कहा कि वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका नाम श्रेया आप क्या है, यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो दैट इज योर ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। ये पैसा भी आप दे दो, आपको मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इंडिया में अपने बैंक को दे दूँ, क्लियर है। पढ़ी थी ना हमने बात एडवांस में। देयर इज डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआईज, अगेन ये भी हो सकते हैं कि नहीं, थर्ड टाइप पैसा आ सकता है ना यहाँ पे, हाँ। सो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफपीआई, अभी हमने बात करी, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड
एक्सेट्रा एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट इज इंडस्ट्रियल कमर्शियल या फिर सिमिलर तरीके से। क्लियर है? आई हैव टोल्ड यू एफडीआई, कैन आई गो एट? कोई बात। एफडीआई हैज 3 कंपोनेंट्स। ऊपर का तो समझ आया ना, 10% शेयर सब लिखवा दिया मैंने। 5 मिनट और जाग लो यार, फिर छोड़ दूंगी। जाने दो। अच्छा बच्चा है। और कौन है अच्छा अच्छा बच्चा? अनवी आज थोड़ी गंदी बच्ची बन लग रही है मैं। क्या हुआ है? ध्यान नहीं है। श्रेया, चलो बेटा। बाकी तो पीछे ठीक लग रहे हो आप दोनों। आप भी ठीक लग रहे हो, आप भी आज ठीक लग रहे हो, सही लग रहे हो। इधर। So it has 3 components: equity, reinvested earnings या फिर डायरेक्ट कैपिटल। देखो जी, इक्विटी कैपिटल क्या होगी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर्स खरीद रहे हो बाहर की कंपनी में। रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आप कहते हो कि जो फ्लो बैक करते हो, कहने का मतलब जो पैसा कमाया उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया इन बिजनेस में, दैट इज रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स। और आता है डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड एफिलिएट इंटरप्राइजेस। दैट मींस कि आप क्या करें और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें। तो कर सकते हैं ना, उससे मेरा अगर परसेंटेज बढ़ रहा है कंपनी में तो मैं ओनर बन जाऊंगी, मतलब एफडीआई बन जाएगी। क्लियर है जी? सो बच्चा, अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किस किस तरीके से कर सकते हो? सब्सिडीज खोल सकते हो, सॉरी सब्सिडरीज खोल सकते हो, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स खोल सकते हो, फ्रेंचाइजीज परचेज कर सकते हो, यस और नो? तो ये बातें लिखेंगे। सब्सिडरीज, ब्रांचेस या फिर जॉइंट वेंचर्स जो है दे आर एग्जांपल ऑफ योर एफडीआईज। तो आप और किस तरीके से रियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो? फैक्ट्रीज, एसेट्स खरीद सकते हो, लैंड, ये सारी चीजें खरीद सकते हो, बेसिक सी बात। नाउ चलो, एफडीआई किस किस तरीके की हो सकती है बच्चे? हॉरिजॉन्टल, एट द सेम लेवल, दैट मीन्स मैं जिस काम में हूं मैं उधर ही आगे चल रही। दैट मीन्स कि मैं पेन बनाती थी, तो मैं एग्जांपल दिया हुआ है कि पार्कर के पेन बनाती थी, लगभग सेलो, इन सब के पेनटेक जो भी नाम है इन सब में आगे चली गई, पेन में ही आगे और चीजें खरीद ली है, बढ़ा दी। ठीक है? वर्टिकल मतलब सप्लाई चेन में ऊपर नीचे हो रही। पहले तो मैं क्या करती थी बच्चे, सिर्फ मैन्युफैक्चर करती थी। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिटेल में भी घुस गई हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में भी घुस गई हूँ। ठीक है जी? मतलब अब मैं या तो इनपुट्स भी मैं खुद ही सप्लाई कर रही हूँ, इन्वेस्ट प्रोडक्शन में मैं खुद कर रही हूँ, और सेल भी मैं कर रही हूँ, किसी भी ऊपर नीचे सप्लाई चेन में ऊपर नीचे जा सकती हूँ, दैट इज वर्टिकल। क्लियर है? तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट करूंगी ना जी। ठीक है? नेक्स्ट इज योर कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स कि किसी भी एक्स वाई जी डायरेक्शन में चलेगी। मेरा क्लॉथ बिजनेस था, पेन में चली गई, शूज में चली गई, ठीक है, कह लो मशीनें बनाने लगी, हाँ। तो अनरिलेटेड बिजनेसेस में जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। क्लियर है? आज और रीड कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स कि जब हम सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस में रह रहे हैं, एग्जाम्पल सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स बेस्ड इन यूएस मूविंग टू इंडिया, सेल फोन प्रोवाइडर ही बन रहे हैं वो इंडिया में आके, सेम लाइन होगी ना जी। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जी मैं क्या करती थी, बाहर की कंट्री में सिर्फ प्रोडक्शन कर पा रही थी, इंडिया से मैं इनपुट्स उठा के लेके जाती थी, समझ गए? अब क्या हुआ, इंडिया में मैंने सेटअप की, इनपुट भी आ रहे हैं और आगे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो दैट इज सप्लाई चेन में ऊपर नीचे हो गए ना। अब मेरा एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइडर नहीं है, मैं खुद ही इनपुट प्रोवाइडर हूं, खुद ही मैन्युफैक्चरर हूं, तो सप्लाई चेन में ऊपर नीचे आ गई ना, दैट इज वर्टिकल। थर्ड इज कॉन्ग्लोमेरेट विच इज कंप्लीटली रिलेटेड। मेरा बिजनेस क्या था जी, कि मैं कपड़े बेचती थी, अब मैं जूतों में भी आ गई, मैं मशीनें भी बना रही हूँ, किसी भी और अनरिलेटेड फील्ड में मैं घुस गई जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। This can be done through JVs also, joint ventures. That means earlier, say suppose if I am a US based company A, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं कह लो कि सिर्फ वो बनाती थी, बाहर ऑटोमोबाइल्स का काम था मेरा, इंडिया में किसी कपड़े वाले अच्छे ब्रांड के साथ जिसका नाम बी है उसके साथ मैंने हैंड्स टाई कर लिए, और अब वो जैसे बीएमडब्ल्यू मोटर स्पोर्ट्स क्लोथ्स भी आते हैं, समझ गया मेरी बात? तो उस बिजनेस में मैं बी के साथ घुस गई, ठीक है, और ब्रांड बीएमडब्ल्यू ही दे दिया मैंने। यस और नो? दैट इज कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है?
सो येट अनदर कैटेगरी इज टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि आप मेरी जगह इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपके में इन्वेस्टमेंट करूँ, दैट इज टू वे. क्लियर? So these investments occur when some industries are more advanced in a nation while others are efficient in another. ठीक है, एक नेशन किसी में अच्छा है, दूसरा दूसरे में अच्छा है, तो वो एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करके सबको ही बढ़ाते हैं, सिनर्जिक बेनिफिट्स लेते हैं. क्लियर है? छोड़ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एफपीआई हमने कर लिया ऑलमोस्ट, फिर भी मैं एक बार आपको रीड करा के इसको निपटा दूंगी. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डन थ्रू डन विद दिस चैप्टर. ओके.